हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो भूकंपीय तरंगे और भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है, तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, उसको देखेंगे कि उसमें क्या कैसे हो रहा है और छाया क्षेत्र जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं और भूकंपीय तरंगों का मापन जो है वो हम कैसे कर रहे हैं। तो देखो, जो पहले तो हमने ये देखा ही था पिछले लेक्चर्स में कि भूकंप जो है, भूकंप क्या है ना। तो भूकंप पृथ्वी की प्लेटों में, जो हमने प्लेटें देखी थी, प्लेटों में किस प्रकार से संचलन होता है, उनमें क्या गतिविधि होती है और उनमें यदि गतिविधि होती है तो भूकंप आते हैं। ठीक है, तो भूकंप का एक तो जो फोकस होता है, और फोकस क्या होता है, वो वास्तविक बिंदु जहां पर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह के अंदर कोई बिंदु है जहां पर भूकंप जो है वो उत्पन्न हो रहा है या ऊर्जा जहां पर मुक्त हो रही है, तो उसे हमने फोकस कहा। उसके बाद पृथ्वी की सतह पर उससे सीधे लंबवत यानी कि उससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो स्थान होगा उसे हम कहेंगे अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। वास्तविकता में यही वो स्थान है पृथ्वी की सतह पर जहां पर हलचल महसूस होती है। यहाँ पृथ्वी की सतह के अंदर तो बस ऊर्जा मुक्त होती है जिसका हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो एपिसेंटर पर ही काफी विनाशकारी गतिविधियां जो है वो होने लग जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो भूकंप के कारण है, खास जरूरी नहीं क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, है ना। तो ये देखो, सिस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो प्रकार होता है जो कि धरातलीय तरंगें यानी कि सरफेस वेव्स, और एक होती है बॉडी वेव्स। अब सरफेस वेव्स क्या होती हैं, सरफेस यानी कि सरफेस से निकली, ऊपर से निकली, और एक होती है बॉडी वेव्स यानी कि पूरी बॉडी में वो गुजर रही हैं, अंदर से गुजर रही हैं। तो उसको हमने क्या कहा, बॉडी वेव कहा, यानी कि पिंड तरंगे कहा। अब देखो, ये जो तरंगे हैं ये एक उपकरण पर मापा जाती हैं जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। जिसका क्या नाम है, सिस्मोग्राफ। अब ये चीज देखो कि सिस्मोग्राफ जो है उस पर कैसे कैसे तरंगे हमें मिल रही हैं और किस प्रकृति की किस स्पीड वाली तरंगे मिल रही हैं, उस हिसाब से इनको डिवाइड किया है। तो देखो, जो बॉडी वेव्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो पी तरंग और एक एस तरंग। अब ये देखो कि जो पी तरंग है उसको प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंग बोलते हैं, और जो दूसरी है एस तरंग है यानी कि सेकेंडरी वेव है। तो इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, इसको सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, कि देखो सिस्मोग्राफ से हम नाप रहे हैं भूकंपीय तरंगों को। अब एक चीज जो है कि पी तरंग की जो गति है वो बहुत तेज होती है, काफी ज्यादा होती है। तो जब सिस्मोग्राफ पर पी तरंगे मिलती हैं तो उनकी स्पीड बहुत हाई होने की वजह से सबसे पहले पी तरंगों का पता लगता है कि भूकंप आया है, और पी तरंग सबसे पहले आई है, तो उसको हमने प्राइमरी वेव कहा। एस तरंगों की जो गति है वो पी तरंगों से कम होती है, इसलिए वो थोड़ा देर में पहुंचती है, पी तरंग के बाद सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है, और इसीलिए इनको सेकेंडरी वेव जो है हम कहते हैं, है ना, सेकेंडरी वेव कहते हैं। इसके अलावा देखो, पी वेव और एस वेव में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पी वेव जो है ये तीन माध्यमों से गुजर सकती है। कौन कौन से इसके तीन माध्यम है, ये ठोस से गुजर सकती है, ये द्रव से गुजर सकती है, और ये गैस से गुजर सकती है। इसी प्रकार ये जो एस तरंग है ये सिर्फ ठोस से गुजर सकती है, क्योंकि इसको एक गुण चाहिए होता है, और सॉलिड रिजिडिटी का गुण चाहिए होता है, जो कि सिर्फ सॉलिड में ही मिलता है। इस वजह से ये एस तरंग जो है वो सिर्फ सॉलिड से गुजरती हैं। और पी तरंगे जो है इनका, इनकी जो प्रकृति है यानी कि इनका जो टाइप है ये अनुप्रस्थ तरंग है। इसका मतलब कि जो चट्टान के कण है वो तरंग की गति की दिशा में ही संचरित होते हैं, ये ऐसे। अगर ये कण है चट्टानों के, और ये जो है ये तरंग की दिशा है, तो तरंग ऐसे चल रही है तो कण भी ऐसे चल रहे हैं, राइट। ऐसे ही जब हम एस तरंगों की बात करते हैं तो एस तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और ये यदि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं तो इसका मतलब है कि जो चट्टानों के कण हैं वो तरंग के संचरण की दिशा में नहीं बल्कि जिगजैग यानी कि लंबवत रूप से इस प्रकार ऊपर नीचे ऐसे संचरण करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब एस तरंग आती है तो थोड़ा
ज्यादा विनाश होता है, क्योंकि वो इस तरह से पृथ्वी का मूवमेंट ऐसे होने लगता है। उसके बाद सरफेस वेव्स है। तो सरफेस वेव्स में क्या होता है, लव तरंग है और एक रैले तरंग है। ये दो वैज्ञानिकों के नाम पर इन तरंगों के नाम रखे गए हैं, लव तरंग और रैले तरंग। तो अब जो लव तरंग है और रैले तरंग है वो क्या होती है वो देखते हैं हम। देखो, पी तरंग, ये बातें हमने कर ली, अनुदैर्ध्य तरंग और एस तरंग क्या है ना। फिर देखो लव और रैले तरंग है। तो लव तरंग जो होती है इनकी क्षैतिज सर्पण गति होती है, यानी कि ये इस तरीके से, जिस तरीके से सांप चलता है ये वैसे चलती है। तो ये तरंगे ही ऐसे चल रही है ना, तरंगे ही ऐसे चल रही हैं। माध्यम के कण तो आप हटाओ ही, जैसे चलेंगे वैसे चलेंगे ही, लेकिन तरंगे यदि ऐसी चली तो इसका मतलब है कि ये तो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगी, विनाश फैलाएंगी। उसके बाद अब देखो कि जो रैले तरंग है इनकी दो गतियां एक साथ हो रही हैं। एक तो लोटनी सर्पण गति भी हो रही है और दूसरा आगे पीछे धक्का दे रही है, वो अलग। तो लव तरंग और रैले तरंग में जो एक विशेष अंतर है वो ये है, और दूसरा ये काफी विनाशकारी होती है। अब देखो हमें छाया क्षेत्र के बारे में डिस्कस करना है। छाया क्षेत्र क्या है? तो छाया क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर किसी भी कारण से पी या एस तरंगे नहीं पहुंच पा रही। तो जहां पर भी पी या एस तरंगे नहीं पहुंच पा रही उसे हम छाया क्षेत्र कहते हैं। तो छाया क्षेत्र जो है वो किसका ज्यादा होगा, आप मुझे सोच के बताओ कि एस तरंग तो सॉलिड के बाद कहीं पे भी जा ही नहीं पा रही, तो छाया क्षेत्र एस का ज्यादा होगा कि पी का ज्यादा होगा? क्योंकि पी तो ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है ना, लेकिन एस तो केवल ठोस से गुजर रही है। तो एस का, इसका मतलब होगा कि एस एक क्षेत्र जाने के बाद रुक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नहीं जाएगी। यानी कि आप ऐसे देखो कि ये पृथ्वी एक बड़ा गोला है, ये पृथ्वी का कोर भाग है, ये पृथ्वी का कोर है, ये मेंटल है, और ये जो है ये क्रस्ट है। अब देखो इसमें भी कोर जो है वो आउटर कोर द्रव है, इनर कोर वो ठोस है। तो जो एस वेव्स आती हैं वो एस वेव क्या होती है, कोर पे आकर के ही रुक जाती है। तो यदि एस वेव कोर पर आकर के ही रुक गई, यहाँ तक तो देखो पी वेव भी आई, एस वेव भी आई, ठीक है, पी वेव भी आई और एस वेव भी आई। लेकिन क्या होगा कि अब इसके बाद, इस क्षेत्र के बाद, इस जगह के बाद ना तो पी वेव आएगी, देखो यहाँ तक है ना, पी वेव तो आएगी, सॉरी एस वेव नहीं आएगी। तो ये जो हो गया, ये 105 डिग्री यहाँ पे और 105 डिग्री यहाँ पे। तो अब देखो ये जो पूरा क्षेत्र होता है वो एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है। लेकिन पता है क्या, क्योंकि भले ही पी तरंग सभी दिशाओं में संचरण या सभी माध्यमों में संचरण कर लेती है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्योंकि माध्यम एकदम से कोर के बाद चेंज हो जाता है, इसलिए पी तरंगों की जो गति है उसमें परिवर्तन आ जाता है, और पी तरंग ऐसे 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 जाने के बजाय ऐसे ऐसे हो जाती है। और इस वजह से क्या है, पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है ये 105 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है। मतलब यहाँ पर पी तरंगे नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो यहाँ पर पी तरंग नहीं पहुंच पाती, तो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का, यहाँ से लेके यहाँ तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र रहता है। ये वाला, ये जो है ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है, ठीक, पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। बात आई समझ में? है इसको क्या बोलेंगे, पी वेव शेडो जोन। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र आप देख लो 105 डिग्री इधर से 105 डिग्री यहाँ तक, क्योंकि हमने पृथ्वी को 180 डिग्री के एक गोले में विभाजित किया है, क्योंकि सॉरी 360 डिग्री के एक गोले में, और 180 डिग्री एक साइड, 180 डिग्री दूसरा साइड, है ना। तो हालांकि चित्र बहुत अच्छा नहीं बना है, बट समझने के लिए ठीक है ना। तो छाया क्षेत्र में इतना ही है, ठीक है, मिलते हैं आगे, थैंक यू।